I'm Dr. Tarandeep Singh Gill, FT3D Knee Resurfacing Specialist at Healing Hospital Sector 34 चंडीगढ़। आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रामेडुलरी अलाइनमेंट रॉड के बारे में। इंट्रामेडुलरी अलाइनमेंट रॉड एक इंस्ट्रूमेंट होती है जो कि हर एक घुटने की ऑपरेशन में यूज़ की जाती है। इंट्रामेडुलरी अलाइनमेंट रॉड का जो मेन मकसद होता है वो होता है ऑपरेशन की सही अलाइनमेंट करना, और जो हम फाइनल इम्प्लांटेशन करते हैं, जो इम्प्लांट कैप्स डालते हैं, वो सही बनावट में सही तरीके से सही एंगल पे फिट हों। इंट्रामेडुलरी अलाइनमेंट रॉड का दूसरा फंक्शन होता है जो हम बोन्स के कट्स होते हैं उनको सही एंगल से, ताकि हम बोन्स को कट कर सकें, हम इंट्रामेडुलरी अलाइनमेंट रॉड का इस्तेमाल करते हैं। आज जितने भी पुराने ऑपरेशन हैं जो कि बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन हैं, उन सब ऑपरेशंस में इंट्रामेडुलरी अलाइनमेंट रॉड का इस्तेमाल किया जाता है। इंट्रामेडुलरी अलाइनमेंट रॉड हमारे थाई बोन को ड्रिल करने के बाद इंसर्ट की जाती है। यानी कि हम पहले थाई बोन को ड्रिल करते हैं। थाई बोन यानी कि हमारी जांघ की हड्डी, फीमर बोन को हम पहले ड्रिल करते हैं। फिर ड्रिल करने के बाद इंट्रामेडुलरी अलाइनमेंट रॉड थाई बोन के अंदर डाली जाती है, और उसी इंट्रामेडुलरी अलाइनमेंट रॉड के ऊपर सारे इंस्ट्रूमेंट्स फिट करके ऑपरेशन किया जाता है। FT3D नी रिसर्फेसिंग में ये रॉड का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ऐसे बहुत सी इंटरनेशनल और नेशनल स्टडीज़ पब्लिश की गई हैं जिसमें बहुत ही क्लियरली ये डिस्कस किया गया है कि इंट्रामेडुलरी अलाइनमेंट रॉड के कारण थियोरेटिकली कुछ रिस्क्स होते हैं, जैसे कि ब्लड लॉस होना, कई केसेस में फ्रैक्चर हो जाना, क्लॉटिंग होना, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ऐसे क्लॉटिंग के रिस्क्स जो होते हैं वो तब ज़्यादा होते हैं अगर हम थाई बोन को या जांघ की हड्डी को, फीमर को ड्रिल करें और उसके बाद उसके अंदर इंट्रामेडुलरी अलाइनमेंट रॉड का इस्तेमाल करें। FT3D नी रिसर्फेसिंग में जो अलाइनमेंट होती है सर्जरी की, बोन कट्स की और इम्प्लांट्स की, वो सारी जो अलाइनमेंट है वो हमारा सॉफ्टवेयर डिसाइड करता है। यानी कि इम्प्लांट्स का एंगल, कट्स की डायमेंशंस, हड्डियों की बनावट, सब चीज़ सॉफ्टवेयर की मदद से अलाइन की जाती है। इसीलिए FT3D नी रिसर्फेसिंग के हर एक पेशेंट को ऑपरेशन से पहले हिप जॉइंट से लेके एंकल जॉइंट तक का एक 3D CT स्कैन करवाना पड़ता है। उसी 3D CT स्कैन की रिपोर्ट के बाद, उसकी प्लानिंग के बाद ही हम ऑपरेशन करते हैं। इस प्लानिंग का जो मेन फ़ायदा होता है पेशेंट्स को, वो होता है एक तो ये सर्जरी, FT3D नी रिसर्फेसिंग बहुत ही एक्यूरेट सर्जरी होती है क्योंकि पहले से ही सारा कुछ चेक किया जाता है। यानी कि FT3D नी रिसर्फेसिंग में जो हमारी थाई बोन होती है, जांघ की बोन होती है, उसको हम ड्रिल नहीं करते, उसको हम नहीं खोलते, तो पेशेंट को जो कॉम्प्लिकेशंस होने का जो चांस होता है वो कंपैरेटिवली बहुत ही कम रह जाता है, क्योंकि हम इंट्रामेडुलरी अलाइनमेंट रॉड का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। ऐसी बहुत सारी स्टडीज़ पब्लिश की गई हैं जिनमें ये बड़ा क्लियरली दिखाया गया है, बताया गया है कि ऐसी ड्रिल करने से, इंट्रामेडुलरी रॉड डालने से जो थाई बोन का इंट्रामेडुलरी प्रेशर होता है वो इंक्रीज़ होता है, और जब वो प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो कुछ फैट ग्लोब्यूल्स, जो फैट के माइक्रोग्लोबुलाई होते हैं, वो ब्लड स्ट्रीम में जा सकते हैं। जब वो ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं तो उसके कारण थ्योरेटिकल जो रिस्क्स होते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म के, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के, क्लॉटिंग के, ब्लड लॉस के, और हड्डी का खोखला हो जाना, पेन ज़्यादा होना, ये सब चीज़ें पॉसिबल होती हैं इंट्रामेडुलरी अलाइनमेंट रॉड के इस्तेमाल से। तो FT3D नी रिसर्फेसिंग का जो एक मेजर एडवांटेज है वो है कि हमें इंट्रामेडुलरी अलाइनमेंट रॉड का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। ज़्यादातर पेशेंट्स जो घुटनों की सर्जरी करवाते हैं वो पहले से ही, उनकी एज ज़्यादा होती है, ये एल्डरलीज होते हैं, उनकी हड्डी पहले से ही बहुत कमज़ोर होती है। ज़्यादातर पेशेंट्स को ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ऐसे पेशेंट्स में जिनकी बोन पहले से ही वीक है, अगर हम ड्रिल करके बोन को अंदर से हॉलो कर देते हैं तो बोन और वीक हो जाती है, पेशेंट्स को रिकवर करने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो एक ये मेजर एडवांटेज है FT3D नी रिसर्फेसिंग का कि सारा जो ऑपरेशन की सारी प्लानिंग है और जो सारी अलाइनमेंट है वो एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बेस्ड है। ये सॉफ्टवेयर मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से 3D मॉडल के ऊपर एक वर्चुअल सर्जरी परफॉर्म करने के बाद ही हमारे पास प्लानिंग दी जाती है। ये बहुत ही एक्यूरेट प्रोसीजर होता है जिसमें सारे अलाइनमेंट, सारे कैलकुलेशंस जो भी होती है वो सब ऑपरेशन से पहले ही कर दी जाती है, ताकि ऑपरेशन के दौरान कोई भी गेस वर्क ना किया जाए, किसी भी तरह की कोई एरर होने का जो चांस है वो ना आए। बाकी जो एडवांटेजेस हैं FT3D नी रिसर्फेसिंग के,
उनमें से कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि इसमें मेटल के स्टेपल्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डिसॉल्वेबल स्टिचेस होते हैं तो टाँके बाद में निकलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें FT3D नी रिसर्फेसिंग में पेशेंट को ICU में रहने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो नॉर्मल ऑपरेशन में पेशेंट को 1 या 2 दिन के लिए ICU में रखा जाता है। FT3D नी रिसर्फेसिंग में पेशेंट को ICU में रखने की ज़रूरत नहीं होती। पेशेंट ऑपरेशन थिएटर से वापस अपने कमरे में जाता है। क्योंकि पेशेंट को जो सर्जरी का जो टाइम है वो बहुत कम होता है, तो पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर करते हैं। हमारे ज़्यादातर पेशेंट्स ऑपरेशन के 3 या 4 घंटे के बाद ही वॉकर के साथ कुछ कदम लेके चलना शुरू कर देते हैं। कुछ पेशेंट्स खड़े हो सकते हैं, कुछ पेशेंट्स बड़े आराम से चलना शुरू कर देते हैं। अगले दिन सुबह से पेशेंट्स का बाथरूम टॉयलेट जाना शुरू हो जाता है। पेशेंट बहुत ही जल्द बिना वॉकर के चलना शुरू कर देते हैं और इवेंचुअली जो ओवरऑल रिकवरी होती है वो एज़ कम्पेयर्ड टू जो बाकी ऑपरेशन है जिनमें FT3D टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ की जाती, इनमें जो रिकवरी है वो कंपैरेटिवली बहुत फास्ट होती है। ऑल्सो एक और जो एडवांटेज है FT3D नी रिसर्फेसिंग का, पेशेंट की कमर में एपिड्यूरल इन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं होती। ज़्यादातर ऑपरेशंस में ऑपरेशन के बाद लगभग 24 से लेकर 48 घंटों तक एक बैग के अंदर एपिड्यूरल इन्फ्यूजन ट्रांसफ्यूज की जाती है, जिससे दोनों टांगों को एक तरह से पेन कम करने के लिए सुन्न रखा जाता है। इसी दौरान कॉम्प्लिकेशंस होने के चांस होते हैं, क्योंकि अगर हम पेशेंट को इमोबाइल रखते हैं तो क्लॉटिंग होने का, एम्बोलिज्म होने का, DVT होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो एज सर्जन्स हमारा यही एक मोटिव होता है कि हम पेशेंट्स को जितना जल्दी हो सके हम पेशेंट को उनके पैरों पे खड़ा कर दें, जितना जल्दी हो सके हम पेशेंट्स को मोबाइल कर सकें, पेशेंट जितना जल्दी हो सके चल सके। FT3D नी रिसर्फेसिंग में बैक में 24 से 48 घंटे के लिए एपिड्यूरल इन्फ्यूजन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये कंपैरेटिवली पेन फ्री या बहुत ही कम दर्द वाला प्रोसीजर माना जाता है। किसी भी तरह का कोई और सवाल जो आपको कंफ्यूज कर रहा हो या जो आपको ना समझ में आ रहा हो, आप हमसे आके हीलिंग हॉस्पिटल सेक्टर 34 में मिल सकते हैं। हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।